हेलो और नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है हर्षवर्धन और मैं आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारे सामने जो ये वीडियो है ये एक सुपर रिवीजन की सीरीज है। ठीक, ये हमारे सामने जो है एक सुपर रिवीजन की सीरीज है। इसमें मैं आपको सोशल साइंस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करवाऊंगा। यानी कि जो भी तैयारी कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन की, ठीक है, उनकी तैयारी जो होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से होगी। ये जो है जो लोग सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आप केवीएस है, यूपी टेट है, DSSS है, एच टेट है या फिर अदर कोई भी टेट एग्जाम उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेनली ये तो इंपॉर्टेंट सारी चीज़ों के लिए है जिसमें भी हिस्ट्री है या जियो है, इससे क्वेश्चन अगर बनते हैं तो वो क्वेश्चन सेम रहते हैं चाहे वो एग्जाम किसी भी चीज़ का हो। ठीक है, इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करूंगा और विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पिक्चराइजेशन के साथ भी मैं आपको समझाऊंगा, कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ जैसे कि NCERT वगैरह के साथ भी मैं आपको इसमें कराता चलूंगा। ये जो है इस वीडियो का पार्ट 1 है। इसके बाद मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं बहुत जल्दी ही यानी कि कल परसों तक में मैं उसका जो है पार्ट 2 ले आऊंगा। अगर आपको पसंद आए मेरा पार्ट 1 तो ही आप इसको कुछ देर बाद जो है आप वीडियो को लाइक करिएगा और अगर पसंद आता है तो, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में जो है मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को मैंने ज़्यादा ले रखा है क्योंकि मैंने ये पाया जब मैं इस स्लाइड बना रहा था तो मैंने देखा कि अगर मैं कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफी के अगर करवाऊं, जैसे आपने अगर 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी के करे और उसके बाद अगर एक क्वेश्चन हिस्ट्री का आ जाता है तो उससे होगा क्या, उससे जो आपकी एक लय है वो टूट जाएगी कि आप अभी ज्योग्राफी समझ रहे थे फिर आपको एकदम से हिस्ट्री समझना पड़ेगा। वही 1857 का विद्रोह वगैरह बाकी चीज़ें अगर आ गई तो आपको वो समझना पड़ेगा। तो इससे जो है आपकी एक तरह से लय टूट जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अभी इस वीडियो में मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चन रखे हैं यानी कि भूगोल के क्वेश्चन रखे हैं। उसके बाद की वीडियो में मैं ऐसे सेपरेट वीडियो लाऊंगा और उसमें जो है मैं आपको ज्योग्राफी के अलग, हिस्ट्री के अलग, पॉलिटी के अलग क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप भी साथ में सॉल्व करते रहिएगा। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए उससे आपको अपना स्कोर और अपना एक जो होता है कि अगर आप एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आता है तो जो आपके अंदर कंफ्यूजन होती है वो दूर होगी ताकि आप ये तुरंत जो है अपना आंसर सही लगा पाए, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन आप अपना आंसर जो है वो कर सकें। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है रोमन साम्राज्य में काली मिर्च में इतनी मांग थी कि इससे जाना जाता था। ये क्वेश्चन जो है हिस्ट्री का है, सॉरी, ठीक है, हिस्ट्री का आ गया क्वेश्चन। और ये जब मैं बीच में जब मैं कर रहा था 2 क्वेश्चन के बाद ही मैंने इसको चेंज किया था। ये 2013 का पेपर है, ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहे हैं पेपर वाज अ वैल्यूड इन रोमन एम्पायर दैट एज इट एज वॉल इज वॉज कॉल्ड। ठीक है, तो ये क्या था, तो क्या कहलाता था, क्या ब्लैक मैजिक यानी काला जादू, दूसरा कह रहा है काला ताबीज, तीसरा कह रहा है काला पत्थर और चौथा कह रहा है काला सोना। ठीक, तो इसमें से जो था कि काली मिर्च की इतनी मांग क्यों थी कि उसको किस नाम से जाना जाता था। तो चलिए आपको जो आपने आंसर लगाना है वो आपने लगा लिया होगा। तो अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपको क्या बताता है, तो ये जो है क्लास 6 की NCERT में चैप्टर 9, 6 की NCERT में जो चैप्टर 9 है उसमें इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। इसमें उसने बताया है कि दक्षिण भारत में, ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हो गया दक्षिण भारत में सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो दक्षिण भारत जो था सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने यानी कि ब्लैक गोल्ड जो है के नाम से जो है इसको जाना जाता था। और व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। तो इस ब्लैक गोल्ड को जो काली मिर्च थी इसको क्या कहा जाता था, इसको काला सोना। ठीक है, इसको काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। इसके पीछे रीजन ये था कि जो भी रोमन्स आते थे वो क्या करते थे, वो पेपर के बदले यानी कि काली मिर्च के जो बदले था वो आपको गोल्ड देते थे। तो ऐसा कहीं आपको अगर देखने को आज अगर मिले कि आपको काली मिर्च चाहिए है और उसके बदले आप सोना दे रहे हो या फिर आप सोने के बदले काली मिर्च खरीद रहे हो तो कितना आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। तो इसी वजह से क्या कहा जाता था काली मिर्च को, तो काली मिर्च को जो है सोना कहा जाता था यानी कि काला सोना कहा जाता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ब्लैक गोल्ड, 4th ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो ये क्वेश्चन है, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन थे? तो इसमें पूछ रहा है कि 8000 साल पहले इंसानों ने रहना कहाँ पर शुरू किया था, तो और वो क्षेत्र क्या था? तो फर्स्ट ऑप्शन है नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, सेकंड कह रहा है सुलेमान तथा किरधर पहाड़ियां, थर्ड कह रहा है गंगा तथा यमुना दोआब, और फोर्थ कह रहा है दक्कन तथा कोकण। यानी कि क्वेश्चन में जानना चाह रहा है, इन द सेम एरिया इन सम एरिया पीपल स्टार्टेड लिविंग इन विलेजेस अबाउट 8000 ईयर्स अगो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर अमंग दिस एरिया। ठीक है, तो ये सारे हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो भी कुछ आपने लगाना हो वो आप लगा लिए होंगे, लेकिन अब जो है मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिखाता हूँ। तो ये क्लास 6 की ही एनसीईआरटी है, उसी में बता रखा है। तो पहला पॉइंट इसमें बताया है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो बता रहे हैं कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपना भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। इसमें इन्होंने बताया कई लाख वर्ष पहले लोग कहाँ पर रहते थे, तो वो लोग रहते थे नर्मदा नदी के तट के पास। यहाँ पर इन्होंने बताया है कई लाख साल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कई लाख साल, या फिर आप ये भी कह सकते हैं शुरुआती इंसान। ठीक है, शुरुआती इंसान। ठीक है, क्योंकि शुरुआती इंसान जो रहा था वो नर्मदा नदी के तट के पास में रहा था, जो कि आज के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि ठीक है, यहाँ पर बता रहे हैं सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बारे में। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बारे में बता रहे हैं कि जहां पर लोग जो थे वो 8000 वर्ष पूर्व स्त्री एवं पुरुषों के सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ हुआ है। तो कहां पर? तो 8000 वर्ष पहले जो है हमको कहां पर मिले थे? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के पास इंसानों के रहने के सबूत मिले थे। और नर्मदा नदी के पास में या तो फिर हम कह सकते हैं शुरुआती इंसान रहा था, या फिर कई लाख वर्ष पहले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां भी दिखा देता हूं। तो ये जो रेंज मैं आपको रेड कलर में दिखा रहा हूँ, ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर इंसान जो है वो 8000 साल पहले के लगभग में मिला था। ठीक है, और यहीं पर जो है उन्होंने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि गेहूं और जौ की फसल के अवशेष जो है सबसे पहले कहाँ मिले थे? तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के पास में मिले थे। ठीक है, और गारो, ठीक है, और ये भी बता रहा है कि गारो के मध्य में विंध्य की पहाड़ियों में लोग भी रहा करते थे। ये सारी चीजें भी इसमें बताई है। तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन पूछा था 8000 साल पहले। ठीक है, तो कहाँ पर रहते थे? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुलेमान तथा किरथर के पहाड़ियों के पास में 8000 वर्ष पहले जो है गांव जो थे वो रहना स्टार्ट हुए थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थलाकृतियों में किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? तो छत्रक शैल क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि मशरूम रॉक्स जो है वो कहाँ पाई जाती है? डिजर्ट में पाई जाती है, यानी कि रेगिस्तान में, या डेल्टा में, या फिर हिमनद हिमोड़ में, यानी कि जिसको ग्लेशियल मैरोन कहते हैं, और सी केव यानी कि समुद्री गुफा में। तो आप जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाएं, और उसके साथ जो है हम पहले इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो ये एक चित्र है हमारा छत्रक शैल यानी कि मशरूम रॉक का। ठीक है, इस मशरूम रॉक का एक हमारे सामने चित्र है, एक ये है और एक ये है। कुछ इस तरह से जो है हमको मशरूम रॉक यानी छत्रक शैल देखने को मिलती हैं। तो उसमें बता रहे हैं कि रेगिस्तान में छत्रक के आकार की शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। ठीक है, छाते नुमा होती हैं, इसीलिए इसका नाम छत्रक शैल होता है। तो पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आकार जो है संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि ये जो है यहाँ पर जो है, इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पहाड़ी है। ठीक है, कोई भी एक चट्टान है। अब ये रेगिस्तानी एरिया में है, तो रेगिस्तान में क्या होता है, बहुत सारी बालू होती है। जैसे एक कहीं पर अभी यहाँ पर टीला बना है तो कहीं यहाँ पर टीला बन जाएगा। तो बालू जो है ऐसे ऐसे करके उड़ती है। जब बालू उड़ती है तो बालू का वजन ज्यादा होने के कारण वो ज्यादा ऊंचे तो उड़ नहीं पाती है, तो नीचे नीचे जाती है। तो नीचे वाला जो हिस्सा होता है किसी भी चट्टान का वो घिसता रहता है बालू और हवा के कारण। और जब ये घिसते घिसते कई साल हो जाते हैं, कई 100 साल हो जाते हैं, तब जाके यहाँ पर जो है देखिए
ये जो है दिखा रहा है यहाँ पे, जो यहाँ से बालू जो है रगड़ रगड़ के निकलती रही है, तो नीचे का ये एरिया जो है वो घिस गया है और बालू के वजन के कारण वो ज़्यादा ऊपर उठ नहीं पाई, तो ये चट्टान जो है छत्रक नुमा बन गई, यानी कि मशरूम के जैसी ये बन गई है, और यही जो है इसके बनने का कारण होता है। तो अब मुझे लगता है आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेगिस्तान। ठीक है, रेगिस्तान में जो है छत्रक शैलों का निर्माण होता है, यानी कि डिजर्ट्स में जो है मशरूम रॉक्स को जो है देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो है बालू उड़ती है और नीचे का जो चट्टानी एरिया होता है वो सारा घिसता जाता है, तो इस वजह से जो है वो एक मशरूम की तरह जो है बन जाती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? अगर आपने हमारी एनसीईआरटी की सीरीज देखी होगी, ठीक है, हमारे चैनल पर एनसीईआरटी को भी चलाया जा रहा है, तो जो लोग भी समझते हैं कि एनसीईआरटी को क्या पढ़ें वो इधर उधर की बुक्स ले लें, तो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि आप जो है अपनी बुक्स का जो है सिलेक्शन सही से करिए। सबसे पहले अगर आपको बेस क्लियर करना है तो आप एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो ठीक है, ये एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में ही है। तो क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन कह रहा है घूर्णन, परिक्रमण, कक्षीय समतर या फिर प्रदीप्त वृत्त। तो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रोटेशन, रेवोल्यूशन, ऑर्बिट प्लेन या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन के जो है एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर ये दे रखा है रोटेशन यानी घूर्णन के बारे में, और ये दे रखा है रेवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण के बारे में। तो बता रहे हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है वो घूर्णन कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है वो घूमती है ऐसे ही, तो उसको क्या कहते हैं? घूर्णन। ये जो है 24 घंटे का होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में जो है घूम जाती है, और जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, यानी कि पृथ्वी यहाँ से ऐसे होते हुए जब सूरज का चक्कर लगाती है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन। तो जब पृथ्वी इसका जो सूर्य का चक्कर लगाती है, ये लगाती है 365 दिन में। ठीक है, 365 दिन में पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाती है, यानी कि परिक्रमण करती है। और घूर्णन कब होता है? घूर्णन होता है 24 घंटे में, और अपने ही अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। कुछ और पॉइंट है इसके बारे में, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे घूर्णन के बारे में इन्होंने बता रखा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर ही घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी लगातार अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो है घूमती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी प्रश्न बनते हैं कि पृथ्वी किधर से घूमती है? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। तो जो है पृथ्वी पश्चिम से जो है पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और दिन रात भी जो है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होते हैं। अगर ये प्रश्न पूछे कि घूर्णन का वजह क्या होती है, दिन रात होने का कारण क्या है? परिक्रमण या फिर घूर्णन? तो घूर्णन जो है दिन और रात होने का कारण है। और पृथ्वी जो है लगभग 24 घंटे में एक चक्कर यानी कि एक घूर्णन कर लेती है, और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। अगर अर्थ डे पूछ ले कि किसको कहा जाता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के समय काल को जो है पृथ्वी का दिन कहा जाता है। अब जो हम समझते हैं थोड़ा सा परिक्रमण के बारे में, तो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति परिक्रमण कहलाती है। तो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को जो है 365 दिन और 365.25 दिन यानी कि 365 दिन, ठीक है, और 6 घंटे लगते हैं। अब बाद में यही जो 6 घंटे हैं 4 साल में ऐड हो जाते हैं, तो ये कितना हो जाता है? ये 24 घंटे बन जाते हैं। और हर 4 साल बाद इसीलिए जो है लीप ईयर यानी कि हमारा लीप ईयर जो है वो बनता है, जिसमें हमारे 366 दिन होते हैं। ठीक है, लीप ईयर में क्या होता है? 366 दिन होते हैं। और फरवरी का जो महीना है वो हमारा 29 दिन का हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली डेज ईयर्स में जो है फरवरी हमारी 28 दिन की होती है, लेकिन लीप ईयर में जो हमारी फरवरी है वो 29 दिन की हो जाती है। तो अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसमें बताया है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को, ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने को कहेंगे परिक्रमण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रिवॉल्यूशन। ठीक है, पृथ्वी के का जो सूर्य के चारों ओर घूमना है क्या कहलाता है? परिक्रमण। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब बात आई है इसमें पृथ्वी दिन कहलाता है। ये क्वेश्चन जो है 2013 और 2016 दोनों में ही पूछा गया था। ठीक है, तो पृथ्वी दिन कहलाता है, ये भी मैंने आपको बताया था क्या कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है। सेकंड कह रहा है ग्रीनविच का मानक समय। थर्ड कह रहा है पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने के लिए किया गया समय। और फोर्थ कह रहा है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। तो अभी मैंने आपको बताया था घूर्णन के समय में कि पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने के लिए लिया गया समय जो है पृथ्वी दिन,
यानी कि जो अर्थ डे है वो कहलाता है कि ठीक है, अगर पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस क्या कहलाता है, अर्थ डे। ठीक है, हमारा पृथ्वी दिवस या पृथ्वी दिन कहलाता है अगर पृथ्वी जो है घूर्णन करती है, तो घूर्णन को भी क्या कहते हैं, पृथ्वी दिवस कहते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी है 2013 का ही है ये है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। ये भी मैंने आपको पिछली स्लाइड के एक्सप्लेनेशन में बताया था कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए उस स्लाइड से जो है इतने क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं और प्रश्न किस किस तरह से बन सकते हैं, ये सारी चीजें जो है ये एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर में ही है। एनसीईआरटी क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसका ये फर्स्ट चैप्टर में ही ये तीनों क्वेश्चन दे रखे हैं और मेरी माने तो उससे भी एक नहीं, उससे लगभग 20 क्वेश्चन बन सकते हैं सिर्फ एक चैप्टर से। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी नहीं देखी हो तो हमारी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पर आई बटन का लिंक आएगा, आप वहाँ से भी जो है एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की जो है समरी जो है वो आप देख सकते हैं। मैंने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 2015 से है। क्वेश्चन कह रहा है अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव यानी कि आनित कोण कितना होता है। पृथ्वी जो है पूछ रहे हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, यानी कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसुलेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिट प्लेन। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 23.5 डिग्री, सेकंड कह रहा है 45 डिग्री, तीसरा कह रहा है 66.5 डिग्री और चौथा कह रहा है 90 डिग्री। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर लगा लिया बहुत अच्छी बात, और जिनको इसका आंसर नहीं पता है मैं आपको अभी बताता हूं। तो ये है हमारे सामने एक चित्र और उसका एक्सप्लेनेशन। पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसे कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी है, और अगर कक्षीय सतह पूछी जाए तो वो जो है पृथ्वी की कक्षीय समतल अगर पूछा जाए तो वो कितना है, तो वो है हमारा 66.5 डिग्री। ठीक है, कक्षीय समतल जो है वो हमारा 66.5 डिग्री है। और अगर ये कहा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है तो वो झुकी है हमारी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और यही इस चीज में पूछी गई थी कि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल पर, ठीक है, कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है। तो कक्षीय समतल पर जो उसका झुकाव है वो है 66.5 डिग्री। ठीक है, 66.5 डिग्री कक्षीय समतल पर झुकाव है, और अगर पूछा जाए अपने अक्ष पर है तो वो 23.5 डिग्री हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 66.5 डिग्री हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है प्रदीप्त वृत्त क्या है। प्रदीप्त वृत्त यानी कि सर्कल ऑफ इन इल्यूमिनेशन। ठीक है, इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, प्रदीप्त वृत्त। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है वृत्त जो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करता है। सेकंड कह रहा है वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है। थर्ड कह रहा है विषुवत पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं। और चौथा कह रहा है एक विशेष मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12:30 बजे सूर्य की स्थिति। तो इसके बारे में भी जिनको आता है वो आंसर लगा ले, जिनको नहीं आता है उनको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बताता हूँ। तो ये जो है हमारे सामने एक प्रदीप्त वृत्त का चित्र है। तो ये एक हमारे सामने चित्र है, इसमें बता रहा है पृथ्वी पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं, उसको प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यहाँ पर हमारे सामने एक फिगर दे रखा है, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, और ये है इसमें जो है ये जो जितने पे सूरज है, जितने पे सूरज नहीं है, जितने पे सूर्य का प्रकाश है, जितने पे सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त। और प्रदीप्त वृत्त ही जो है पृथ्वी पर दिन और रात को विभाजित करता है। ठीक है, प्रदीप्त वृत्त का कार्य क्या है, दिन और रात को विभाजित करना, दिन और रात को विभाजित करना। ठीक है, विभाजित करना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। तो प्रदीप्त वृत्त में फर्स्ट ऑप्शन कह रहा था कि वृत्त जो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करता है, नहीं। सेकंड है ऑप्शन वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कि क्या राइट आंसर होगा कि वृत्त जो ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है क्या कहलाता है, प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है जो हमारा 2012-2016 में भी पूछा गया था, ये जो है भारत का मानक देशांतर पूछ रहा है कि भारत का मानक देशांतर क्या है। यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं 82, 82.5 डिग्री और 82 डिग्री 50 पूर्व देशांतर। तीसरा कह रहा है कि 82 डिग्री पूर्व देशांतर, और चौथा कह रहा है 83.30 पूर्व देशांतर। ठीक है, तो 82.5
डिग्रीज का जो है राइट आंसर होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बता रहे हैं कि अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में जो है 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। ये जो है भारत का जो मानक समय जो लिया गया है वो 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर लिया गया है। अब ये 82.82 डिग्री जो है कैसे लिखते हैं, तो लिखते हैं 82.30 इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारे 1 घंटे में जो है वो 60 मिनट होते हैं और 60 का आधा जो होता है क्या होता है, 60 का जो आधा है हमारा 30 होता है, इसलिए यहाँ पर 82.30 लिखते हैं। अगर आप जो ये आपको लिखा हुआ दिखे 82.50 डिग्री, तो ये जो राइट आंसर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। और जहाँ पर 82.5 डिग्री या तो फिर इस तरह से लिखा हो या फिर इस तरह से लिखा हो कि 82.30, तो ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर भी यही दे रखा है, यहाँ पर 2 तरह से 82.5 दिखा रखा है। तो समय के अनुसार जो है 82.30 को जो है 82.5 डिग्री माना जाएगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका ये 82.30 जो है पूर्वी देशांतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 82 डिग्री 82.5 डिग्री क्यों माना गया है तो ये भी मैं बता दूं। तो इसका जो पृथ्वी का जो समय है वो स्टार्ट होता है 68 डिग्री पूर्व से पूर्वी देशांतर से और 97 डिग्री पूर्वी देशांतर से। अब जो है आप इसको माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे 97 डिग्री से और ये 68 से। ठीक है, इसको जो अगर आप माइनस करेंगे तो 9 और ये 2 यानी कि 29 आ जाएगा। टोटल जो है पृथ्वी जो है 29 देशांतर तक में जो है वो घिरी हुई है। ठीक है, आपको पता ही होंगी देशांतर रेखाएं और जो भी इसकी समानांतर रेखाएं होती है वो सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो अगर 29 को जो अगर हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आता है, तो आएगा 14.14 डिग्री। ठीक है, 14.5 आंसर आ जाएगा। तो यही इसमें किया है कि अगर हम 68 में 14.5 को जोड़ देंगे, 14.5 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 4 12 के 2 6 7 और 1 8 यानी कि 82.5 डिग्री जो आ जाएगा यही है। यही इसी को मान लिया गया, भारत का जो मानक समय है वो इसी को मान लिया गया है। इसी वजह से हमारा जो है मानक समय क्या है, 82.5 डिग्री माना जाता है, यानी कि 82.30। ठीक, ये पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर। अगर पश्चिमी देशांतर देखा हो तो नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 82.30 जो है पूर्वी देशांतर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है बिग बियर एक उदाहरण है। ठीक है, बिग बियर को पूछ रहे हैं, यानी कि बिग बियर इज एन एग्जांपल ऑफ। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आकाशगंगा यानी मिल्की वे, सेकंड कह रहा है कॉन्स्टलेशन यानी कि नक्षत्र मंडल, थर्ड कह रहा है तारा का या फिर इस गैलेक्सी यानी कि गैलेक्सी का। तो इसका राइट आंसर जिनको आता है वो आप लगा लें, जिनको नहीं आता है तो उनको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रहा हूँ। तो ये जो है हमारे सामने एक एक्सप्लेनेशन है। तो रात्रि के आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर, बिग बियर इसी प्रकार की एक नक्षत्र मंडल है। तो बिग बियर क्या है, नक्षत्र मंडल है जो कि सप्तऋषि जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, सप्तऋषि वाला जो है ये नक्षत्र मंडल है। इस नक्षत्र मंडल का कार्य क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के तारे मिलकर एक विशेष आकृति बनाते हैं। ठीक है, कुछ तारे मिलकर जो है एक विशेष आकृति बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। और बिग बियर इंग्लिश में कहते हैं, बिग बियर हो गया या अर्सा मेजर हो गया, और हिंदी में जो है इसको हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। तो ये एक चित्र दे रखा है बिग बियर का यानी कि सप्तऋषि का, और इसके जो एकदम लास्ट के जो 2 तारे होते हैं उसके एकदम छोर पे जो है हमारा ध्रुव तारा होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि ध्रुव तारा किस दिशा को हमेशा बताता है। तो ध्रुव तारा जो है हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होता है। ध्रुव तारा हमेशा ही आपको उत्तर दिशा की तरफ मिलेगा, इसीलिए इसको जो है पोल स्टार भी कहते हैं। ठीक है, इसको पोल स्टार भी कहते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि रात्रि में हमको दिशा जानने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो रात्रि में अगर हमको दिशा जाननी है तो हमको जरूरत पड़ती है ध्रुव तारे की। हमको बस अगर ध्रुव तारा पता चल गया तो हम जो है बाकी की दिशाएं जो है वो हम जान सकते हैं। तो बिग बियर जो किसका पार्ट है, नक्षत्र मंडल का यानी कि कॉन्स्टलेशन का। ठीक है, कॉन्स्टलेशन का पार्ट है बिग बियर। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो यही पूछा गया था, अब आपको आसानी हो जाएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो बिग बियर एक उदाहरण है नक्षत्र मंडल का यानी कि कॉन्स्टलेशन का। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 2013 का। ठीक है, ये 2013 का हमारे सामने क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है, यानी कि गैसियस प्लेनेट को हमको फाइंड करना है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है शुक्र बृहस्पति मंगल शनि, सेकंड कह रहा है मंगल शुक्र शनि यूरेनस, थर्ड कह रहा है बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून,
फोर्थ कह रहा है बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, नेपच्यून। तो अगर आप अभी तक हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आपको ये सेशन जो है और हमारा प्रयास जो है आपको पसंद आ रहा है। तो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर लें, इससे हमें बस एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि इससे हमें ये समझ में आता है कि आपको हमारा काम जो है पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है। तो ऐसी वीडियो बनाने के लिए और भी मोटिवेट हो पाते हैं हम। तो अगर आपने देख रहे हैं अभी तक तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ये हमारे सामने एक चित्र है, ये चित्र है हमारे सोलर सिस्टम का। तो स्टार्टिंग के जो ग्रह 4 ग्रह हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के जो हमारे 4 ग्रह हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो है रॉकी प्लैनेट कहलाते हैं। ठीक है, ये रॉकी प्लैनेट कहलाते हैं, यानी चट्टानी ग्रह कहलाते हैं। और उसके बाद जो 4 प्लैनेट हैं, यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो है गैसियस प्लैनेट कहलाते हैं। ठीक है, ये गैसियस प्लैनेट कहलाते हैं। यहाँ पर ये जो अब ये है, इससे और भी क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है मंगल और जुपिटर, यानी कि मंगल, हाँ, मार्स और जुपिटर, बृहस्पति कहते हैं, इनके बीच में क्या पाई जाती है? तो एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है। एस्ट्रॉयड बेल्ट को जो है हम लोग शुद्ध ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि शुद्ध ग्रह की जो पट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? तो शुद्ध ग्रह की जो पट्टी है वो मंगल और बृहस्पति ग्रह, यानी कि मार्स और जुपिटर, ये जो प्लैनेट है इनके बीच में जो है, ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये सारी क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड बेल्ट है। ये छोटी छोटी चट्टानें हैं जो पृथ्वी, सूर्य का जो है चक्कर लगा रही हैं। ये पाई जाती है किसके किसके बीच में? मार्स और जुपिटर, यानी कि बृहस्पति और मंगल के बीच में ये पाई जाती हैं। और शुरुआती के जो प्लैनेट थे, जो मैंने आपको शुरुआती 4 प्लैनेट बताए थे, ये हैं हमारे रॉकी प्लैनेट, यानी कि इनको हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं और इनको हम बाह्य ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये जो है सारे रॉकी प्लैनेट है, यानी कि इनकी जो सतह है वो चट्टानी है, और बाकी के जो 4 प्लैनेट हैं इनकी सतह जो है गैस की है या फिर लिक्विड की है। इनके बारे में और भी चीज़ हम जानते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि जो है बाहर के जो 4 प्लैनेट हैं, यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको हम बाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक है, इनको हम बाह्य ग्रह या फिर आउटर प्लैनेट भी कहते हैं। तो अगर ये पूछ लिया जाए कौन से जो है बाह्य ग्रह की श्रेणी में आता है, तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम बाह्य ग्रह यानी कि आउटर प्लैनेट भी कहते हैं। और ये जो ग्रह हैं ये गैस और लिक्विड के बने हुए हैं। ठीक है, ये गैस और लिक्विड के बने हुए हैं। इनकी जो सतह जो है वो लिक्विड और गैस की है। और जो बाकी के पहले 4 ग्रह हैं उनको हम आंतरिक या फिर इनर प्लैनेट भी कहते हैं, और ये सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों से बने हैं। ठीक है, यानी कि इनर प्लैनेट जो है वो सूर्य के काफ़ी पास हैं, और ये जो चट्टानों से बने हुए हैं इसलिए इनको रॉकी प्लैनेट भी कहते हैं, और इनको जो है गैसियस प्लैनेट कहा जाता है। और एस्ट्रॉयड बेल्ट यानी कि शुद्ध ग्रह की जो पट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच का जो एरिया है वहाँ पर जो है शुद्ध ग्रह की जो पट्टी है वो पाई जाती है। अब आता है क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि गैसीय ग्रह कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया थे बाद के जो ग्रह है, यानी कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो है गैसियस प्लैनेट की श्रेणी में आते हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यूराल पर्वत अलग करते हैं। ठीक है, यूराल एक पर्वत का नाम है, पर्वत श्रेणी है। ये किसको अलग करता है? यानी कि द यूराल माउंटेन सेपरेट, किसको सेपरेट करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अफ्रीका और एशिया को, सेकंड कह रहा है एशिया और यूरोप को, थर्ड कह रहा है अफ्रीका और यूरोप को, फोर्थ कह रहा है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को। तो जिन्होंने इसका आंसर पता है वो आंसर अपना जो है लगा ले, जिनको नहीं पता है उनको मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। तो ये हमारे सामने, ये जो है हमारे सामने जो है ये वर्ल्ड मैप है। ठीक है, और ये वर्ल्ड मैप है। यहाँ पर जो है आपको ये आप हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ये एशिया दिख रहा है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, और यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया है। आपको पता है कि हमारे पास जो है 7 कॉन्टिनेंट हैं। ठीक है, हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट है, और 5 जो है वो 5 जो है ओशियन है। ठीक है, 5 क्या है हमारे पास 5 ओशियन है। तो यूराल माउंटेन के बारे में पूछा गया था। तो यूराल पर्वत जो है ये एशिया को ठीक है, एशिया को सेपरेट करता है किससे? यूरोप से। ठीक है, एशिया को सेपरेट करता है यूरोप से। ठीक है, और हिमालयन रेंज जो है वो एशिया में पाई जाती है। गोबी रेगिस्तान जो है वो मंगोलिया को और चाइना में के हिस्सों में जो है पाया जाता है।
ठीक है, बढ़ते हैं इसके और एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इसमें बता रहे हैं एशिया विश्व का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 यानी कि हम कह सकते हैं 1/3 जो है एशिया महाद्वीप ही है। फिर यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में है, पूर्व या पश्चिम या उत्तर दक्षिण, तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन डालता हूं, इसको अगर पूछा जाए एशिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। क्या आपको पता है? ठीक है, मैं आपको अभी करता हूं, इसका आंसर भी मैं आपको अभी दूंगा। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, जिसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, वो होकर के गुजरती है? ठीक है, एक महाद्वीप ऐसा है जिससे जो है ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में जस्ट अभी टाइप करें कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है। तो एशिया की बात कर लेते हैं। एशिया महाद्वीप से जो कर्क रेखा गुजरती है, और एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत जो है वो यूरोप से एशिया को अलग करता है। और यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भाग है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा यूरेशिया। और यूराल पर्वत जो है एशिया को या यूरोप को एशिया से अलग करता है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि यूराल पर्वत अलग करता है, तो अब आप जो है इसका आंसर बहुत अच्छे से बता पाएंगे। तो एशिया को जो है यूरोप से जो है यूराल पर्वत अलग करता है। ठीक है, और यूरोप और एशिया के भाग को क्या कहते हैं? यूरोप और एशिया के मिले जुले संयुक्त भाग को जो है यूरेशिया कहते हैं। अगर प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाए यूरेशिया किसे कहते हैं, तो यूरोप और एशिया के भाग को जो है यूरेशिया कहते हैं। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे जो है कर्क रेखा और मकर रेखा और इक्वेटर लाइन यानी कि भूमध्य रेखा होकर के गुजरती हैं। तो वो जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, इससे जो है ये कर्क रेखा है, ये है भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा, और ये है मकर रेखा। ये तीनों ही रेखा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर ये पूछ लिया जाता है कि अब कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका जो है हमारे उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2013 में भी पूछा गया है सीटेट में, और इस क्वेश्चंस को मैंने जो है एसएससी वगैरह में भी मैंने इसको देखा है। एसएससी और जो यूपी के वेरियस एग्जाम होते हैं उनमें भी मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है हिमालय, सेकंड कह रहा है रॉकी, थर्ड कह रहा है एंडीज, और फोर्थ कह रहा है आल्प्स माउंटेन। तो पूछ रहा है विच इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज? हिमालयन, रॉकी, एंडीज और आल्प्स। तो जिसको इस क्वेश्चन का राइट आंसर आता है वो लगा दें, और जिनको नहीं आता है उनको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ समझाता हूँ। तो बता रहे हैं दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग जो है दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, इसी वजह से इसको दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जो है इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन भी बहती है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। वो कहाँ बहती है? वो दक्षिण अमेरिका में बहती है। ये हमारे सामने एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, ये उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, और ये जो है दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी हिस्सा है वहां पे है। और विश्व की सबसे बड़ी जो है, ये सबसे बड़ी कह सकते हैं, सबसे लंबी जो कहते हैं पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, अब इधर आते हैं। क्वेश्चन है कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज। ठीक है, एंडीज जो है, और ये कहाँ पाई जाती है? ये दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। और दक्षिण अमेरिका में और भी क्या चीज़ बड़ी है? तो दक्षिणी अमेरिका में और जो बड़ी है वो है अमेजोन नदी। ठीक है, अमेजोन नदी अगर पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ी जो है नदी है वो अमेजोन नदी है। और अगर आपसे पूछा जाता है सबसे लंबी नदी, अगर सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो कौन सी है, आप मुझे कमेंट में बताइए। सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो चलिए मैं आपको कमेंट में क्या, मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे लंबी नदी जो है वो है नील नदी। ठीक है, नील नदी जो है सबसे लंबी नदी है, और सबसे बड़ी नदी है हमारी अमेजोन नदी, सबसे बड़ी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, सबसे बड़ी और सबसे लंबी में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे बड़ी जो है हमारी अमेजोन नदी है, और सबसे लंबी जो है वो हमारी नील नदी है। ठीक, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 2018 का क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि इस तरह से क्वेश्चन क्या पहले बना करते थे या अभी बनते, तो हाँ, तो ये क्वेश्चन 2018 का है।
जब नदी मैदान में प्रवेश करती हो तो यह मुड़ जाती है और बड़े बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कि कहलाता है, यानी कि when the river enters the plain its bends and flows forming large bends known as क्या, तटबंध यानी कि लिवे, या फूड प्लेन यानी कि बाढ़ का मैदान, या फिर मेंडर यानी कि विसर्प, और यानी फिर ऑक्सबो यानी लेक, या फिर चाप झील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जिनको आता है वो लगा दे, जिनको नहीं आता है वो बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार भाग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। नदी के इन्हीं मोड़ों को विसर्प कहते हैं। और समय के साथ साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसको चाप झील कहते हैं। अगर वो जो है विसर्प जो है लूप नदी से कट जाता है और एक अलग झील बनाता है तो उसको क्या कहेंगे? चाप झील कहेंगे। ये हमारे सामने एक चित्र भी है कि एक नदी बह रही है, जब वो आड़े टेढ़े मार्ग से ऐसे ऐसे करके बहती है तो इसको क्या कहते हैं? विसर्प। ठीक है, इस नदी की इस आकृति को क्या कहेंगे? इस नदी की जो आकृति है उसको हम कहेंगे विसर्प। ठीक है, उसको हम विसर्प आकृति कहेंगे, यानी कि मेंडर। ठीक है, यानी कि इसको हम मेंडर कहेंगे। और वो जब आगे चल के झील का निर्माण करती है तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी चाप झील। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विसर्प। ठीक है, विसर्प इस क्वेश्चन का, यानी कि मेंडर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विसर्प जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन भी है 2018 का है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, या फिर यूरोप। ठीक है, तो सबसे छोटा महाद्वीप हमको बताना है। तो जिनको आता है वो राइट आंसर लगा दे, जिनको नहीं आता है बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो ये है हमारे सामने 7 कॉन्टिनेंट्स यानी कि 7 महाद्वीपों का एक फिगर। तो ये है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट यानी कि एशिया महाद्वीप, ये है यूरोप, ये अफ्रीका, ये दक्षिण अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है हमारा अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हैं। तो इसमें बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों ओर से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है और इसको जो है द्वीपीय महाद्वीप, ठीक है, इसको जो है आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। आइलैंड किसे कहते हैं? जो चारों ओर से समुद्र से घिरी संरचना होती है उसको आइलैंड कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी छोटा दिख रहा है। मैं इसमें आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अगर कॉन्टिनेंट की लिस्ट में डालें तो ये जो है फर्स्ट जो है वो आएगा एशिया, सेकंड नंबर पे अफ्रीका, थर्ड पे है यूरोप, फोर्थ पे है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, ये 7 हमारे महाद्वीप हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अंटार्कटिका दे नहीं रखा है, तो इन 4 ऑप्शनों में जो है सबसे छोटा जो है वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट साइज का कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लंग्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमको पृथ्वी के फेफड़े पहचानने हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सेकंड कह रहा है मध्य अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, थर्ड कह रहा है चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन और चौथा कह रहा है चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो जिनको आंसर आता है वो कमेंट कर दें और जिनको नहीं आता है वो बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो ये जो है हमारे सामने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बता रहा है कि रोजवुड, अबनूस महगोनी ये सारे जो है इस जंगल में पाए जाते हैं। तो बता रहे हैं ब्राज़ील में जो है, ब्राज़ील में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है पाए जाते हैं, जिनको कि पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। तो ब्राज़ील में पाए जाते हैं कौन से वन? जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं और इनको जो है अमेजोन जंगल भी कहते हैं। ठीक है, ये जंगल है हमारे सामने अमेजोन के, और ये हमारे सामने जो है चित्र है ब्राज़ील का, जिसमें ये वाला एरिया जो है दक्षिण अमेरिका में जो है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील एक देश है, वहाँ पाया जाता है। और ये जो एरिया है इनको हम क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है पृथ्वी का बहुत ही घना वन है। तो यहाँ से जो है पृथ्वी को काफ़ी जो है ऑक्सीजन यहाँ से प्राप्त होती है। कुछ समय पहले आपने यहाँ पर जंगलों में, यहाँ के जंगलों में आग लगने की भी खबर सुनी होगी, तो उसमें भी बताया गया था कि पृथ्वी के फेफड़ों में जो है वो कार्बन जमा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आग लग गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें बता रहे हैं मध्य अमेरिका के उष्ण, और ये फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ब्राज़ील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन।
ठीक है। ब्राजील के जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं, या फिर अगर कह दिया जाए अमेजोन के जंगल, ठीक है। अगर कह दिया जाए अमेजोन के जो जंगल हैं, ठीक है, अमेजोन के जंगल हैं, अगर ऑप्शन में ये ब्राजील ना दिया होता, अगर अमेजोन के जंगल दिया गया होता तो भी जो है यही इसका राइट आंसर होता कि अमेजोन के जंगल को जो है पृथ्वी के फेफड़े जो है कहा जाता है। और ये किस जगह पाए जाते हैं, तो ये दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको जानना जरूरी है कि दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं अमेजोन के जंगल, या फिर ब्राजील के जंगल जो हैं वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, और ये जो है पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं, और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मिलते हैं। अब है हमारे सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है 2016 के पेपर में पूछा जा चुका है, तो है कि मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान जो है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित हैं। फर्स्ट कह रहा है यूरोप, सेकंड कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड कह रहा है अफ्रीका, और फोर्थ कह रहा है अंटार्कटिका, ठीक है। ये पूछ रहा है कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री के जो भारत के शोध संस्थान है वो किस महाद्वीप में स्थित हैं। तो जिनको आता है वो टिक करें, और जिनको नहीं आता है वो एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। ये हमारे सामने एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है अंटार्कटिका, ठीक है। ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट या कि महाद्वीप है, जहां पर ये देखिए ये दक्षिणी ध्रुव पर जो है मौजूद है, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर ये मौजूद है अंटार्कटिका महाद्वीप, जहां पर एक ये जो है पॉइंट यही मैत्री है, ठीक है, ये मैत्री है, और ये दक्षिण गंगोत्री है, ठीक है। ये दो हमारे शोध संस्थान है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर मौजूद हैं, और ये भारत के हैं, ठीक है। नाम से भी समझ में आ रहा होगा भारत के शोध संस्थान है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये देखिए इस महाद्वीप के जो एकदम साइड बॉर्डर वाला एरिया यहाँ पर जो है स्थित है, और अंटार्कटिका महाद्वीप में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में भी ऑप्शन दे रखा था अंटार्कटिका, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है मोनाकी पर्वत, यानी कि मोनाकी जो है हवाई द्वीप में पाया जाता है, ठीक है। मोनाकी जो है हवाई सागर की सतह के नीचे स्थित है, और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट के पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किस में स्थित है। तो हवाई मोनाकी जो पर्वत है ये कौन से सागर में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है हिंद महासागर, सेकंड कह रहा है अटलांटिक, थर्ड कह रहा है प्रशांत, और फोर्थ कह रहा है आर्कटिक महासागर में। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। तो ये जो है हमारे सामने एक्सप्लेनेशन है, ये है हमारा भारत, ठीक है, ये हमारा भारत है। अगर इससे हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो ये पड़ता है हमारा उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका में जो यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पर जो है हमारा मौजूद है क्या, हवाई द्वीप, ठीक है। जैसा कि प्रश्न में भी बताया था, तो हवाई द्वीप में जो ये पर्वत दिख रहा है ये है मोनाकी पर्वत, और मोनाकी पर्वत जो है हवाई द्वीप में जो है यहाँ पर जो है कौन सा सागर पड़ता है, तो यहाँ पर प्रशांत महासागर पड़ता है, ठीक है। प्रशांत महासागर में स्थित है मोनाकी पर्वत, और इसकी ऊंचाई जो है वो भारत के या जो नेपाल का जो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पहाड़ है ये 10,000 मीटर के आसपास में है, ठीक है। 10,000 मीटर से भी ऊंचा है, यानी कि 10 किलोमीटर से भी ऊंचा। और अगर आपको ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पता हो तो 8,848 या फिर कहीं कहीं पर 8,850 भी बोली जाती है, तो इससे भी 2 किलोमीटर लगभग ऊंचा पर्वत है। और ये जो है जैसे ये समुद्र है और ये पहाड़ है, तो कुछ ही हिस्सा जो है ऊपर दिखता है और बाकी का हिस्सा जो है वो उसका समुद्र के नीचे है। तो इसकी यही जो लेंथ है ये 10 किलोमीटर के आसपास में, यानी कि 10,000 मीटर के आसपास में है। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये है हवाई द्वीप के पास में। हवाई द्वीप का ही एक जो है ये हिस्सा है। यहाँ पर कुछ द्वीप हैं, कौरी है, ओहू है, और यहीं पर जो होनोलुलु भी आइलैंड है, ठीक है। होनोलुलु आइलैंड भी कहाँ पे, हवाई द्वीप का ही हिस्सा है। मोनाकी पर्वत भी जो है हवाई द्वीप का हिस्सा है, और ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये कहाँ पे मिलता है, तो ये प्रशांत महासागर में जो है मोनाकी पर्वत प्रशांत महासागर में जो है स्थित है। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें यही पूछा गया था कि मोनाकी पर्वत जो कि हवाई द्वीप में है और इसकी जो ऊंचाई है वो एवरेस्ट से भी ऊंची है, ये किस महासागर में है। तो मैंने आपको अभी बताया कि प्रशांत महासागर में, यानी कि पैसिफिक ओशियन में ये जो है माउंटेन सिचुएटेड है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इतना ही क्वेश्चन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो आप जो है मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट करके अपना स्कोर जो है वो जो आप हमें जो है अपना बता सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। अब इसके बाद में अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहा, आपके अच्छे कमेंट्स आए और आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला तो है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद जो है मैं इसका सेकेंड पार्ट भी जो है जल्दी लाऊंगा।
अगर आप काफ़ी दिन बाद ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका जो है आपको सीरीज़ मिल चुकी होगी, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट जो ऐसे करके मैं लाता रहूँगा। तो यही थी हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आया वो सेशंस तो ज़रूर लाइक करिएगा। अब मैं चलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।